नमस्कार दोस्तों, नेटफ्लिक्स पे एक फ़िल्म आई है बारामूला, जो कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उस पे कहीं ना कहीं आधारित है। और इस तरह की फ़िल्में हमने पहले भी देखी हैं, लेकिन जैसे द कश्मीर फाइल्स थी, वो आपको एक इसी जेनोसाइड का एक डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट्रेल जो है वो दिखाती है। परंतु या फिर शिकारा जो एकदम ही रद्दी और जिस तरह से वो दिखाया था उसमें तो लग रहा था कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ तो अत्याचार नहीं, मुसलमानों के साथ वहाँ पे अत्याचार हो गया। और लंबे समय से जब हम द कश्मीर फाइल्स देखते हैं तो हम सदैव ही एक सटल्टी जिसको बोला जाता है वो खोजते रहते हैं कि हिंदुओं के नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाला, और ये नैरेटिव कोई मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव नहीं है, अच्छी फिल्म मेकिंग के साथ अच्छे से उस बात को कह सके, ऐसी फिल्में क्यों नहीं बन पा रही हैं। ये फिल्म जो है बारामूला, वो एक आप कह सकते हो कि अभी जो कश्मीरी हिंदुओं की प्लाइट है उसको पहले के इवेंट्स के माध्यम से बताया जा रहा है। हालांकि आप यदि उसको देखोगे तो ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगेगा कि नहीं, वो पुराना जो प्लाइट है रालेब गालेब चालेब वाला, वही इसका मूल उद्देश्य है। नहीं, जब मैं इस फिल्म को देखता हूं तो ये उस नरसंहार के बारे में उतना अधिक नहीं है जितना एक सिस्टम में जो आपको बचाने के लिए बना हुआ है, जो भारतीय न्याय तंत्र आप कह सकते हैं, या भारतीय ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, या भारतीय राजनीति कह सकते हैं, उसमें कश्मीरी हिंदू किस तरह से फंसा हुआ है, उसी का एक बहुत ही अच्छा आप कह लो कि सिंबॉलिक पोर्ट्रेयल है कि एक मंदिर जो है मुसलमानों के जो अभी वर्तमान घर है उसमें हिंदुओं का वो मंदिर फंसा हुआ है, और वो घर पूरा कभी हिंदुओं का था। तो पैरेलली इसमें आपको इतने थीम्स मिलेंगे, तो जब आप देखोगे तो दिस इज नॉट अबाउट द जेनोसाइड एज मच एज अबाउट द फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इनसाइड अ सिस्टम दैट इज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट, but it wants you to be hidden away in a small room behind the almirah। ये इसका मूल उद्देश्य जो है वो कहने का है। अब हम समीक्षा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो जो फिल्म जब आप देखोगे तो एक बात जो आपको दिखती है कि वो आदित्य सुहास जम्भाले जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने किस तरह से जितने भी फिल्म मेकिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं उसको किस तरह से एक मतलब गुथे हुए रूप में एक दूसरे का सामंजस्य आपको दिखेगा कि ऐसा कहीं नहीं दिखता है कि एडिटिंग ऑफ द लिमिट्स जा रही है, बहुत ज़्यादा कट्स हो रहे हैं, म्यूजिक उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या कास्टिंग जो है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती, या फिल्म का सिनेमेटोग्राफी हो गया या फिर स्क्रीन प्ले हो गया वो कहीं और भाग रहा है। सब आपको एक जगह पे जाके कन्वर्ज होता दिखता है जो डायरेक्टर यहाँ पे कहना चाह रहा है। आप आरंभ भी करोगे, जब इंट्रोडक्शन कास्टिंग आप देखना आरंभ करते हो, उसमें पेंटिंग इफेक्ट जिस तरह से यूज होता है, मछली का एक है, उसका आगे जाके आपको पता चलेगा कि वो मछली का क्या, वो मछली जो है उसी शेप की है जो शिकारा ये जो डेंगी नाव होती है जो झीलों में चलती है या नदियों में चलती है, उस तरह का आपको ट्रांजिशंस भी दिखेगा। और जो एक थीमेटिक पोर्ट्रेल है ट्रैप्ड होने का, ये हर जगह आपको दिखेगा कि किस तरह से, और ये क्लाइमैक्स में एक्चुअल में रिवील होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं चर्चा कर सकता, परंतु घिरे होने का, बंद होने का, एक बहुत ही तंग स्थान पे किस तरह से आप लंबे समय तक छुपाए गए हो, उसको ब्रिलियंटली अंत तक, जब तक क्लाइमैक्स नहीं आता है तब तक आपको पता नहीं चलता है। तो कुछ भी यहाँ पे इस तरह से सहजता से आपके मतलब जहन में फेंका नहीं जाता है। पेस भी जबकि फास्ट है और सब चीज़ लगता है कि एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है। यदि हम स्टोरी और स्क्रीन प्ले की बात करें, जो मुझे लगता है कि इस पूरी फिल्म का प्राण तत्व है, आदित्य धर, मोनल ठाकर और आदित्य जम्भाले, इन तीनों ने मिलकर के स्टोरी और स्क्रीन प्ले पे काम किया है। लेखन ही इस फिल्म की आप कह लो कि उसका प्राण है, जीवन है उसका। और स्टोरी इस तरह से लिखी गई, इस तरह से फिल्माई गई है कि कभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आगे क्या हो सकता है। 4 पैरेलल सब प्लॉट्स जो चलते रहते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसमें बहुत तेज़ी से आपको फास्ट कट्स मिलेंगे कि थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंस तो मुझे लगता है या
5 सेकंड का 10 सेकंड टाइप का भी है, और फिर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एब्रप्टली मुझसे कुछ छीन लिया गया। मैं इस सीन में और भी इन्वॉल्व होना चाह रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वापस आपको उस मूल कथा से ही जोड़ करके रखता है। इसमें मूलतः कहानी, यदि हालांकि विकिपीडिया पे तो रद्दी लोगों ने पूरी कहानी ही प्लॉट के नाम पे डाल दी है। प्लॉट एक लाइन में लिखा जाता है, प्लॉट पूरी कहानी नहीं होती है, पर हम समझ सकते हैं उनका पर्पस क्या है कि इस फिल्म को ज़्यादा लोग ना देखें, और वो वहाँ पे क्लाइमैक्स जो है रिवील कर देते हैं पूरा का पूरा। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे जाके मत देखें। कहानी यदि प्लॉट में बताऊँ तो ये गायब होते कुछ बच्चों की कहानी है, जिनका यूज़ एक फॉरेन बेस्ड या पाकिस्तान बेस्ड टेरर नेटवर्क कर रहा है, और फिर उसी में किस तरह से एक पति पत्नी जो मुसलमान हैं वो ऐसे घर में आते हैं जहाँ पे उनको सुपर नेचुरल या पराशक्तियाँ जो होती है वो प्रभावित करते हैं, और सबके केंद्र में एक आपको ट्यूलिप का फूल जो है वो दिखता है सफ़ेद रंग का। सिंबॉलिज्म स्टोरी का और पटकथा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ पे, और उसको बहुत ही अच्छे से यूज किया गया। उस पर मुझे लगता है कि एक अलग सेक्शन ही बात करना पड़ेगा मुझे। इसमें जो मिसिंग चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे वैनिश हो जाते हैं आउट ऑफ थिन एयर, वो एक्चुअल में वो मिसिंग चिल्ड्रन मात्र की कहानी नहीं, उन बच्चों की कहानी नहीं है। वो एक्चुअल में जो हिंदू गायब हो रहे हैं और कश्मीर से जो गायब कर दिए गए हैं, और हम उसे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उस घटना को लेकर के कि जैसे हमें पता ही नहीं है कि वो गायब हुए कैसे। यहाँ पर तो है कि बच्चा जादूगर के डब्बे में गायब हो गया, बच्चा शिकारा पे जा रहा है वहाँ से गायब हो गया, बच्चा पेड़ के सामने खड़ा है और वहाँ से गायब हो जाता है। उसी तरह से कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदुओं की भी फ्लाइट है इस देश में कि वो सबकी आंखों के सामने से उनका कथानक जो है वो गायब कर दिया गया है। तो ये एक पैरेलल आपको दिखेगा। दूसरा, ट्रैप्ड टेम्पल, उस घर में एक मंदिर है जो आलमीरा के पीछे छुपाया हुआ है। तो वो मंदिर मात्र नहीं है कि एक फैमिली का छोटा सा मंदिर है, वो मंदिर मात्र नहीं है, वो पूरी हिंदुओं की पूरी एक आइडेंटिटी है, जिसको उसके ही घर में किन्हीं कारणों से छुपाया जा रहा है, और एक ऐसा तंत्र उसको छुपा रहा है, और इट इज़ वाइड इन डे लाइट, वैसा तंत्र जो परपिट्रेटर्स को ही विक्टिम दिखा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जब आप फिल्म देखोगे और इस व्यू पॉइंट से देखोगे कि ये जो मैंने कहा कि ये थीम जो है ना, ये ट्रैप्ड होने का है, फंसे होने का है, कहीं ना कहीं आपको बंद कर दिया गया उस तंत्र के द्वारा। तो वो मंदिर जो है, न केवल कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, मंदिर जिस तरह से तोड़ा फोड़ा गया, उसके बाद फिर मंदिर को बंद कर दिया गया, मंदिर पे कब्जा कर लिया गया, और उस पूरे घर पे अंततः कब्जा कर लिया जाता है। जो फाइनल जो गजवाए हिंद या 50 तरह की बातें होती है वो, या कश्मीर में तो आप कह ही सकते हो कि पूरी तरह से वो जो मंदिर है, बारामूला का नाम ही वराह मूल है। वराह भगवान का मूल मतलब दांत जो होता है उसको लेकर के है, और वो बारामूला हो जाता है। तो जब नाम हटा दिया गया, जो वो आइडेंटिटी जो थी उनकी वो समाप्त कर दिया गया, तो बाकी जो लोग उससे एसोसिएटेड हैं उसका क्या हो सकता है। तीसरा जो इसमें एक थीम आपको दिखेगा, थीम नहीं मतलब जो सिंबॉलिज्म है, वो है किस तरह से बीट्रेयल जो है, धोखा, वो इन कट्टरपंथियों में बचपन से ही वो आ जाता है। और एक लाइन भी उसमें बोलता है कि इन बच्चों को गायब करने के पीछे पर्पस यही है कि हम यदि बचपन में ही उनके मस्तिष्क में यह विष घोल दें कि जिहाद करना है, लड़ना है, काफिरों को मिटाना है, तो वो कभी भी उसके सिस्टम से, उसकी सोच से, उसके भाव से कभी भी वो अलग नहीं जाता है, वो उसको पूर्ण सत्य मानकर चलता है। और इसी का पैरेलल देखिए कि कल जो कुछ लोग गुजरात ATS ने पकड़ा है, वो काम कर रहे थे एक ऐसे जहर पे, रिसिन उसको संभवतः कहते हैं, रिसिन या राइसिन पता नहीं, RICIN उसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। वो कैस्टर ऑयल जो अरंडी होता है उसका तेल में होता है, वो लंबे समय से उसको निकाल रहा था, एक्सट्रैक्ट कर रहा था,
और उसका काम क्या है, वो डॉक्टर है वो, और उसका काम क्या है, वो इकट्ठा करके अहमदाबाद और लखनऊ के मंदिरों के प्रसाद में उसको मिलाएगा और हिंदू मारे जाएंगे। पढ़ लिख लिया, डॉक्टर बन गया, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, काफिरों की हत्या। वही आपको इस फिल्म में दिखाएगा कि वो बचपन से किस तरह से लोग तैयार किए जाते हैं, और न केवल बचपन में। एक आपको पैरेलली धोखे की कहानी आपको कश्मीर फाइल्स में दिखती है, वो चावल वाला जो सीन है, जो नेबर जो एक्चुअल में बताता है, और ये सत्य, एकदम सत्य घटना पे आधारित है। उसी तरह आपको यहाँ पे एक बच्चा जो है वो किस तरह से धोखेबाजी करता है उस बच्चे के साथ जिस बच्चे के साथ वो खेला करता था। मतलब आप सोचो कि बड़े आदमी हैं, एडल्ट हैं, वो धोखेबाजी करते हैं। उनको तो पता होता है कि हाँ भाई हम जो है अल्लाह की राह पे जा रहे हैं और जिहाद कर रहे हैं, इसके लिए वो जन्नत में कमरे बनवाए गए हमारे लिए, वो तो समझ में आता है। एक बच्चा, और कैसे वो यूज़ करता है अपने बचपन को फॉर हिज और हर ऑन रिलीजन, या रिलीजियस मोटिव जो है उसको लेकर के, कि इनके बीजों में ही वो इंडोक्ट्रिनेशन है, और अब उसको किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। वो घर पे ही जो देख रहा है, जो सीख रहा है, या फिर वो एक कॉल सुनता है कि फलां काफिर है और उसको धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। और एक जो वाइट ट्यूलिप का जो प्रयोग हुआ वो ऐसा नहीं कि इट इज़ बाय एक्सीडेंट या ऐसे ही चुन लिया गया। मतलब मेरी तो ऐसे लेखक से इस विषय पे कोई बातचीत नहीं हुई, परंतु मुझे जो लगता है, एक तो नेटिव है कश्मीर का, कश्मीर में ये होता है, और कोई भी अलग रंग ले सकते थे, पिंक ले लेते, अलग अलग तरह के ट्यूलिप फ्लावर जो है आते हैं, वाइट ही क्यों? श्वेत रंग जो होता है, शुभ्र रंग जो होता है, वो अनब्लेमिश्ड, एक पवित्रता का भी उसमें भाव होता है। वाइट जो है वो कश्मीर का जो बर्फ़ है उसको भी पोर्ट्रे करता है। और इस फिल्म में जो दिखाया गया है कि मृत्यु के बाद भी उनकी प्योरिटी इंटैक्ट है, उन सोल्स की, जिसको वो वाइट ट्यूलिप रिप्रेजेंट करता है, कि वो बच्चों को बचा रहे हैं, उन बच्चों को जो कल को जाकर इंडोक्ट्रिनेट होंगे, रेडिकल बनेंगे, और अंततः उन बच्चों को किडनैपिंग से बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं उनको बचा करके भारत के भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। तो मतलब चाहे वो मर गए या शरणागत हो गए, शरणार्थी बने हुए अपने ही राष्ट्र में, उनकी प्योरिटी अभी भी इंटैक्ट है। ये जो पवित्रता है वहाँ पे, और जिस तरह से दिखाया गया, ये गजब के तरह का सिंबॉलिज्म मुझे लगा। हालांकि आपको मतलब हो सकता है कि सामान्यतः आप सतही तौर पे देखेंगे तो वो इतने गहरे जाकर के आपको समझ में नहीं आएगा, परंतु मुझे लगता है कि उसका होना और लगातार दिखना उसका एक प्रॉपर पर्पस है। और एक पांचवा जो सिंबल है इसमें, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, उसका नाम है भाईजान। ये अलतकिया का इतना अच्छा एक्सप्रेशन है। यहाँ पे कोई भी जुनैद, फलाना, ढिमका, कुछ और नाम हो सकता था, लेकिन वो भाईजान है। भाईजान, भाई, फलाना, ढिमका, ये कह के जो अत्यंत ही विनम्रता से हमारे समाजों में ऐसे लोग इंटीग्रेट होते हैं, और हम एक्चुअल में उन्हें भाई मानने लगते हैं, परंतु वो अपने बचपन से लेकर के जवानी तक, जब तक वो मर न जाए किसी भी कारण से, वो ये अलतकिया करता रहता है। और जब उसको अपना ट्रू फेस रिवील करना हो, वो करेगा, आपके सामने करेगा, ताकि उसको अपने रिलीजन की सुपीरियॉरिटी और अपना जो काम वो कर रहा है या कर रही है, उसको लेकर के उसके भीतर एक संतुष्टि का भाव कि मैं जो है वो अल्लाह की राह पे और जिहाद की राह पे क्या कर रहा हूँ। तो वो भाईजान शब्द भी चुनना मुझे लगता है कि बहुत ही उचित एक आप कह लो कि ओमाज है इन लोगों को। ओमाज तो नहीं बोलना चाहिए, परंतु ठीक है, ये लोग जो कर रहे हैं उस हिसाब से वो बहुत ही ब्रिलियंटली उसको पोर्ट्रे किया गया उस शब्द के द्वारा।
अब यदि हम एक्टिंग की बात करें तो मानव कौल और भाषा सुंबली जो हैं दोनों ही कश्मीरी ही हैं। और भाषा का तो मानव जी का मैं नहीं जानता, परंतु भाषा जी का तो जीवन जो है रिफ्यूजी कैंप्स में इन सब में बीता है। मानव कौल स्वयं बहुत अच्छे लेखक भी हैं। भाषा के माता पिता भी पोएट रहे हैं, लेखक कवित्री रहे हैं। और भाषा स्वयं भी और मानव दोनों ही थिएटर से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो आपको वो जो हॉरर के दिन जो इन्होंने मतलब देखे हैं अपने जीवन में, उसको पोर्ट्रे करने में बहुत ही नेचुरली आपको दिखेगा। हालांकि वो मुसलमानों का रोल इसमें कर रहे हैं, परंतु फिर भी जो एक सेंसिटिविटी है, जो एक पिता की है और एक माता की है, उसको बहुत अच्छे से उकेरा है। मानव कौल का जो डीएसपी का रोल है, पात्र है, उसमें वो एक टीनेजर के पिता भी हैं, एक लड़की के, और एक ऐसी माँ के हस्बैंड हैं जो अपने बच्चों के जो उसका पास्ट ट्रॉमा रहा है उसको लेकर के किस तरह से वो अपने हस्बैंड से बातें करती है, कैसे उसको चाहती है कि वो भी उस परिवार का हिस्सा प्रॉपरली एक सामान्य तरीके से बने। और कोई फ्रस्ट्रेशन जो है, जो हो सकता है कि किसी टीनेज बेटी जो ऑलरेडी एंजाइटी से और तमाम तरह के टेंशन से आगे बढ़ रही हो या अपने जीवन में हो, कैसे सामंजस्य बिठाएं, फ्रस्ट्रेशन में ना रहें। और फिर अपनी बेटी को लूज़ करने की उसका जो एक तनाव कि फलां का बच्चा जा रहा है, फलां का बच्चा जा रहा है, मेरा भी बच्चा है, वो भी जा सकता है, उन सब को जिस तरह से मानव कौल ने उकेरा है। और अपनी पत्नी से कन्फ्रंटेशन, जब वो पैरानॉर्मल सुपरनेचुरल की बात करती है और उसको समझ में नहीं आता है, उस समय कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, आराम करो। ये जो एक मेल ईगो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आ जाता है, या फिर मेल ईगो नहीं आप कहिए, उसको हम इस तरह से भी मान सकते हैं कि जब हम इतने साइंटिफिक हो जाते हैं या जिस चीज़ से हमारा कोई वास्ता है नहीं, हमने स्वयं नहीं देखा है, तो हम अपने आप से भरे हुए होते हैं। और उस तरह की सोच के साथ जो सामने वाला आपको बोल दे कि अरे ये ऐसे हो रहा है, वहाँ एक धुआं सा उठा और वो जो है मेरे देह में प्रवेश कर गया, या कुछ भी आप एक्सप्लेन को बोले, पगला गए हो क्या, तुमको मतलब हेलुसिनेट कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो फीलिंग जो है दिखाना। भाषा जो है, भाषा यहाँ पे एक तो गिरिजा टिकू का रोल किया था उन्होंने कश्मीर फाइल्स में, वहाँ पे वो विक्टिम थी, विक्टिम कम्युनिटी से आती थी और विक्टिम स्वयं भी थी। और यहाँ पे भाषा जो है वो परपिट्रेटर कम्युनिटी से आती है। हालांकि उनके पात्र ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है, परंतु उनका पात्र इस बात को लेकर के संवेदनशील है कि किन्हीं के साथ ऐसा हुआ तो उचित नहीं था। और उसकी मानवता जो है वो आपको लगातार वो दिखती है। और यह बात भी कि एक माँ जो होती है अपने बच्चे के लिए, चाहे वो नेचुरल हो, सुपर नेचुरल हो, पैरानॉर्मल हो, उन एंटिटीज़ से भी बात करने में वो घबराती नहीं। यदि उसे लगे कि वो रिसेप्टिव है तो शी विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द थिंग। और उसकी मानवीयता तब और दिखती है हमें। मतलब ये मैं केवल पात्र की रचना जिस तरह से यह लिखा गया उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। भाषा इनको जो है गुलनार के रोल में है, वो इसको जीवंत बनाती है, उसको सजीव बनाती है। और जब वो टेम्पल जो है वो छुपा हुआ एक छोटा सा डोर है, मुझे लगता है 1 मीटर बाय 1 मीटर टाइप का, वो खोलती है और उसके मुंह पे जो आश्चर्य होता है जब वो दीवारों को देखती है, वो मंदिर से उसका साक्षात्कार होता है, वो दृश्य आप देख लीजिए। रूहान सिंह है जो अयान, जो छोटा बच्चा है, वो बहुत अच्छी उसने एक्टिंग जो किया अपने, मतलब एक बच्चा होकर के उसने जिस तरह से किया है। पोजेस्ड बच्चा जब होता है वो किस तरह से नोचता है अपने आप को, ये सब मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने इन लोगों से इस तरह की उत्कृष्ट
परफॉर्मेंसेज जो है वो निकलवाई है। डायरेक्शन और स्टोरी या स्क्रीन प्ले के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है या सबसे अच्छे से किया गया काम है वो है एडिटिंग। एडिटिंग इसका मुझे लगता है कि लंबे समय में मैंने देखा कि बॉलीवुड में कई बार तो स्कोप नहीं होता एडिटिंग का। आप फ्लैशबैक का यूज़ करते हैं या नॉन लीनियर स्टोरी है तो आप आगे पीछे थोड़ा सा जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। इसमें क्या है कि चार सब प्लॉट्स चल रहे हैं, मतलब मानव और उसकी पत्नी का एक चल रहा है, मानव एज ए डीएसपी अलग चल रहा है, अयान का कैरेक्टर क्या करता है, सुपरनेचुरल का एक है और टेररिस्ट का अपना चल रहा है, ये सब। और इसमें आगे पीछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। एक तो जो ट्रॉमा है डीएसपी का वो बीच बीच में आता है, 5 सेकंड के लिए आता है, 5 सेकंड 7 सेकंड इस तरह से हो सकता है 2 सेकंड के लिए आ रहा। इसमें आप देखो कि जैसे जैसे मतलब उसका अंतर्द्वंद, इंटरनल स्ट्रगल्स जो हैं उसके, चाहे अपनी बेटी को लेकर के हो, पत्नी को लेकर के हो, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, पॉलिटिशियन का दबाव है, वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसी तरह से उसका ट्रॉमेटिक कंडीशन जो उसकी बेटी के स्कूल में उसको जिहादियों ने पकड़ रखा था और वहाँ पे वो मिशन पे जाता है और उसी में एक यंग लड़के को गोली लग जाती है, उसकी बेटी का ट्रॉमा, और वो कभी उससे वापस नहीं आ पाती है, ये सारा कुछ। तो वो तनाव भी आपको जो है, और एडिटिंग में उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। क्लाइमैक्स की एडिटिंग वो मुझे लगता है इट टेक्स द केक। वो मैं बताऊंगा नहीं, वो देखने के लिए ही बना है कि किस तरह से आप पास्ट और प्रेजेंट को एक तरह से फ्यूज़ करते हो, वो बहुत ही अच्छे से बनाया गया। इसमें एब्रप्ट कट्स का बहुत अधिक यूज़ किया गया है। इसको टेक्निकली स्मैश कट बोला जाता है। जब कोई सीक्वेंस चल रहा है अचानक से, उसमें एक तरह का म्यूजिक जा रहा है, एक तरह का कुछ हो रहा है और सडनली वो कट होके एकदम अपोजिट टाइप का हो जाएगा, साउंड साइलेंट हो जाएगा। इधर यदि बहुत अधिक हलचल थी तो उधर एकदम से सामान्य सा एक नॉर्मल टाइप का सीन आ जाता है, वो आप देखोगे। ऐसे में क्या होता है, एक रिस्क होता है हमेशा ही कि स्टोरी से मन उतरने लगता है लोगों का यदि ये बहुत ज़्यादा यूज हो। परंतु यहाँ पे चूँकि पूरा का पूरा थीम ही आप कह लो कि एक टेंशन क्रिएट करने का है, एक हलचल ही क्रिएट करने का है, उस कारण से आपको वो एडिटिंग के कट्स जो है वो स्टोरी लाइन के साथ मर्ज होते हुए या पैरेलली जो है वो दिखते हैं। अब सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ओपन ही जो ही होती है फिल्म कि स्क्रीन के सेंटर में एक ट्यूलिप फ्लावर है और वो स्टिल है एकदम, और क्या होता है कि ऐसा सीन आप देख रहे हो कि कुछ हो नहीं रहा है फ्रेम में, फिर उसके बाद एक दूसरे तरफ से ऐसे करके कोई अपीयर होगा एक छोटा सा, मतलब उस पर भी आपका ध्यान तब तक नहीं जाएगा जब तक वो सामने चलते हुए आता है और उस फ्लावर को जो है पकड़ता है। एक बच्चा है, जब वो फ्रेम में आने लगता है तब आपको लगेगा कि अच्छा कुछ हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है, और वो एक इंट्रीग जो है वो क्रिएट करता है कि इस ट्यूलिप का क्या मतलब है, बच्चा जो पकड़ रहा है क्या मतलब है इससे। आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा अच्छा ठीक है, कश्मीर है, फूल है, बर्फ़ है, तो सिनेमेटोग्राफर जो है वो बस मतलब वो इस्टेब्लिश कर रहा है कि बहुत बढ़िया वादियाँ हैं इस तरह से। बट जैसे जैसे वो ट्यूलिप जो है बार बार रीअपियर करता है, फिर आपको उस पर्टिकुलर सीन का सिग्निफिकेंस जो है वो समझ में आएगा। कुछ ड्रोन शॉट्स यूज हुए हैं मिलिटेंट्स को दिखाने के लिए, पूरा घर को दिखाने के लिए, वो भी अच्छा है। एक दो शॉट ऐसे हैं ऊपर से नीचे जाते हुए, वो भी बढ़िया है। कुछ शॉट्स जो है एकदम क्रैम्प्ड टाइप का स्पेस का आपको दिखाएंगे, उसका टेक्निकल टर्म तो मैं भूल गया हूँ, परंतु क्या होता है पूरा वाइड रहेगा दोनों तरफ या हर तरफ डार्क रहेगा, बीच में खाली एक फ्रेम दिख रहा है, मतलब जैसे आप खिड़की दिखा रहे हो तो पूरा घर जो है वो डार्क दिखेगा आपको, उसके थ्रू शूट करना। और कैमरा जब इन ट्रैप्ड स्पेसेज में जाता है तो फिर वही जो मैं बोल रहा हूँ कि ट्रैप्ड का थीम जो डायरेक्शन का है, लेखन में है, वो आपको कैमरा वर्क में भी दिखेगा। वो बहुत ही इस क्रैम्प्ड स्पेस को वो क्रिएट करने में कि आपके भीतर भी कि कहीं ना कहीं हम भी वहाँ पे बैठे हुए हम देख रहे हैं, तो वो आपको वो आपके ऊपर वो ग्रो करता है। और ऐसे कई शॉट्स हैं
उसी घर के ही हैं, अलग अलग एंगल से लिए गए हैं, अलग अलग पात्रों के साथ वो घटनाएं घटती हैं। और जहाँ स्पेस भी है, जैसे एक कमरा है, मान लीजिए कि वो 3 मीटर 4 मीटर उसकी विड्थ है और 10 मीटर 12 मीटर जो है वो हो सकता है हॉल होगा, फिर भी उसमें जो सपोर्टिंग ये लकड़ियाँ होती हैं, इस तरह से बीम्स जो होती हैं, वहाँ पे जिस तरह का एंगल लिया गया है, उस पूरे दृश्य में, पूरे फ्रेम में आपको इतने अधिक एलिमेंट्स वो डाले हुए, कहीं बल्ब जल रहा है, नीचे में प्लेट रखा हुआ है भोजन का, हल्का सा टिल्टेड टाइप का इंडिविजुअल जो है वो हल्का सा टिल्टेड टाइप का आपको दिखेगा, तो वो पूरा जो है वो लगता है कि इट इज़ बीइंग क्रैम्प्ड। और फिर वो सिनेमेटिकली भी जब आप कहना चाहते हो, मतलब कैमरा के भी थ्रू कहना चाह रहे हो कि किस तरह से कश्मीरी हिंदू जो है उसको एक मतलब देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पेस दैट कश्मीरी हिंदूज हैव इन अ हाउस कॉल्ड इंडिया, कि भारत में उनकी स्थिति क्या है। नोबडी टॉक्स अबाउट देम। जब बात भी होती है तो कंप्लीट फोकस में कोई एक दिन पे हो जाएगा, कोई इस तरह की फिल्म आ रही है तब हो जाता है, तो उनका भी एक मतलब स्पेस जो बन नहीं पा रहा है मेन स्ट्रीम में, वो आपको सिनेमेटोग्राफी में भी वहाँ पे दिखेगी, इफ़ यू वांट टू वॉच इट लाइक दैट। एक जो शॉट जो है, जो चाहे मानव कौल के साथ यूज हुआ या फिर भाषा के साथ, वो टिल्टेड अबव द हेड शॉट है। मतलब उसको हालांकि टिल्टेड फ्रेम जो है हल्का ऐसे हो जाएगा तो उसको डच टिल्ट बोला जाता है, एक्स एक्सिस पे ऐसे घुमाने का, उससे थोड़ा सा सेंस ऑफ अनईज या टेंशन जो है वो क्रिएट किया जाता है। इसमें है कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो कैमरा यहाँ ऊपर से लिया गया है और हल्का सा जूम किया हुआ है, तो फेस आपको थोड़ा सा 5-10% डिस्टॉर्शन के साथ दिखेगा। और उन शॉट्स में जब वही इनका मानसिक जो वो हलचल या अंतर्द्वंद जो चल रहा होता है किन्हीं कारणों से, बच्चे की किडनैपिंग हो गई या उन्होंने कुछ सुपर नेचुरल देख लिया, दे आर अनेबल टू कम टू द टर्म्स विथ रियलिटी कि ऐसा हो सकता है क्या, वो उसका जो कैरेक्टर का टेंशन है या उसकी जो सहजता गायब हो गई है, वो जो कंफर्ट लेवल, उसका डिस्कम्फर्ट जो वहाँ पे दिख रहा है, उसको कैमरे ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। बैकग्राउंड साउंड पे यदि बात करें तो आरंभ में आपको स्लो पियानो म्यूज़िक जो है वो दिखता है, वो स्टोरी को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करता है, वो फील जो है कि फिल्म किस तरह की होने वाली है वो बहुत ही अच्छे से दिखाता है। हालांकि म्यूज़िक का पेस स्लो है, यहाँ पे हर जगह पे आपको दिखेगा। अगर कहीं पे कुछ स्क्रीन पे बहुत हलचल भी हो रहे, मूवमेंट्स भी हैं, तो म्यूजिक उस तरह से मूवमेंट्स के पैरेलल आपको नहीं दिखेगा, उससे बहुत अधिक स्लो आपको दिखेगा। स्टार्ट में पियानो का, खैर पियानो या वायलिन होता है, वो सैडनेस को दिखाने के लिए बहुत ही स्लोली बजाया जाता है, तो वो है। बीच बीच में आपको मुझे लगता है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जैसे वायलिन हो गए या फिर गिटार हो गया या इसका, वो एक आपको लंबा और ड्रैग किया हुआ साउंड दिखेगा, जैसे एक स्ट्रिंग को लिया और छोड़ दिया खींच करके, टंग से एक आवाज़ है, उसमें थोड़ा सा टोंग ऐसे करके है और वो रेपिटेटिव है, बीच में गैप है, और फिर थोड़ी देर वो चलेगा, फिर उसमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट कभी कभी आते हैं, बट जनरली आपको साउंड डिज़ाइन में इंस्ट्रूमेंट का भी लोनलीनेस दिखेगा कि सिंगल इंस्ट्रूमेंट बहुत जगह पे यूज आए हैं और उसमें गैप है। तो ये एक संभवतः वही अब फिर हो जाएगा कि हर चीज़ में अजीत जी आप जो है वो सिंबलिज्म ही देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा डायरेक्टर जब बैठता है अपनी टीम के साथ, तो वो जब चीज़ों को समझाता है, और अच्छे म्यूज़िक का या सिनेमेटोग्राफी का केवल ये नहीं है कि जो घटित हो रहा है उसको हमने कैप्चर कर लिया, हम अपने आर्ट फॉर्म में साउंड डिज़ाइन मेरा है, तो मैं कैसे उसे फिल्म के कथानक के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अकेलापन है, एक दुराव है, एक मतलब जो फंसे होने का एक भाव है, उसको आप कैसे अपने इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से दिखा सकते हो। या कुछ ग्रैंड है, बहुत अधिक ग्रैंड है, उसमें लोनलीनेस कैसे आएगा, उसका अकेलापन, जैसे वास्टनेस ऑफ स्पेस है। आप इंटरस्टेलर में जाकर के देखो कि
ब्लैक होल के पास हैं, वो टाइनी डॉट की तरह दिख रहा है उसका पूरा, और वहाँ पर जिस तरह का यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है हैंस जिमर ने किया है, तो ऑब्वियसली मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि कैसे स्टोरी जो स्क्रीन पे घटित हो रहा होता है उसको एक अच्छा साउंड डिज़ाइनर जो है और इन्हेंस कर सकता है। अंत में गीत एक है जो बार बार आता है, और नींद के शिकारे जो है ये लोरी नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप YouTube पे उपलब्ध है, उसको जाकर के सुने। ये लोरी नहीं है, बट एक आशा की किरण की तरह उसमें मतलब प्रयोग किया गया है। बीत गए वो दिन सुनहरे, गहरी है अंधेरी रात, उसके बाद फिर कि तुम्हारे साथ और भी है, और घाटियाँ जो है वो लोरी गा रही हैं तुम्हारे लिए, नींद के शिकारे पे आ। ये शिल्पा राव ने गाया है, और बहुत बढ़िया, मतलब शांत है। अंत में पूरा वो गीत जो है आपको जब एंड क्रेडिट्स आने लगते हैं तो वो पूरा गीत आपको दिखेगा, सुनाई देगा, और वो भी वही तारतम्यता जो है वो बनी हुई है फिल्म में, जो कहा जा रहा है उसको लेकर के। पूरी फिल्म मुझे लगता है कि ये जो सटल आर्ट ऑफ पुटिंग अक्रॉस योर पॉइंट, ये जो मिसिंग है बहुत सारे फिल्म मेकर्स के साथ, और कभी कभी इन द फेस भी होना पड़ता है। मैं विवेक अग्निहोत्री की ही बात कर रहा हूँ कि आप ब्रूटैलिटी को दिखाना है तो ठीक है, देयर आर वेरियस वेज टू डू दैट, बट वामपंथी जो इस आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग में उनकी जो महारत है वो कहीं ना कहीं जो हैदर में आपको दिखता है कि किस तरह से विशाल भारद्वाज के मतलब प्रतिभा का एक निर्देशक किस तरह से वो ट्विस्ट कर सकता है पूरी चीज़ों को, और वो किस तरह से मार्तंड मंदिर में बिस्मिल मिस्मिल गाना जो इसमें आप देखो कि सब धुरंधर उसमें थे, लिखने वाला, गाना लिखने वाला धुरंधर, एडाप्टेशन जिसने किया शेक्सपियर की फिल्म का वो धुरंधर है, निर्देशन उतना अच्छा, ये सारा कुछ वो हमारे नॉन लेफ्ट में संभवतः मिसिंग था। और इस तरह की फिल्में जब जब आती हैं, हालांकि बहुत सारे लोग हक फिल्म जो है उसकी भी बात कर रहे हैं कि वो भी अच्छी बनी है, मैंने देखी नहीं है, परंतु ये फिल्म जो है ये बारामूला नेटफ्लिक्स पे है, ये बहुत अच्छा है, आप देखिए इसको। ये हॉरर थ्रिलर एक अलग तरह की कैटेगरी जो है वो आई है, और कैसे एक कहानी को जो हमारे जीवन काल की सत्य घटना है उसको किस तरह से आप सुपर नेचुरल एलिमेंट लेकर के, और मूल भाव यही है कहीं ना कहीं कि कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है उनको अपना अधिकार लेने के लिए या अपने साथ न्याय करने के लिए भी भूत बनना पड़ रहा है, क्योंकि उनको ये सिस्टम, ये तंत्र न्याय देने की स्थिति में है नहीं। ये न्यायपालिका बिकी हुई है, स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि पुराने घाव को क्यों, अरे वो घाव लेकर के जीवित हैं लोग, उनके घर आज भी वहां पे हैं, उनके मंदिर आज भी ट्रैप्ड हैं, उसको लोग यहाँ पे हम ऑस्विच और उसका जो जेनोसाइड किया था हिटलर ने, उस समय के लोगों को आज तक ड्रैग किया जा रहा है दुनिया के जिस भी जगह पे हैं, दे आर ब्रॉट टू अ ट्राइब्यूनल और वहाँ पे उनको दंड मिलता है। वो तो 1944-45 की बात है, उससे भी पहले की बातें हैं, तो ये तो हम 40 साल पहले की बात है, और वो पर्पसफुली अभी भी हो रहा है। और वो गुंडे, आतंकी, नरसंहार करने वाले वो आज भी घूम रहे हैं, जो केवल 50 वर्ष के होंगे, 60 वर्ष के होंगे। ऐसे लोगों को अगर आप दंड नहीं दे पाते हैं तो फिर वही है कि कश्मीरी हिंदू कहीं ना कहीं फिर भूत प्रेत का ही सहारा लेगा। ये सिस्टम के नाम पे उसके मुंह पर भी एक तमाचा है ये फिल्म, यदि हम राइटिंग को उस तरह से एनालाइज करें कि ये केवल और केवल स्पष्ट संदेश है कि कश्मीरी हिंदुओं का कोई नहीं है, और उनके सहयोग के लिए भी, उनको अगर न्याय भी चाहिए, उन्हें भूत बन के उनकी भटकती हुई आत्मा जो है वही कुछ कर सकती है अपने लिए। हम और आप और ये पूरा तंत्र, ये सरकार, ये न्यायालय, ये सत्ता, किसी को भी कुछ भी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
यदि आपने भी यह फिल्म देखी है तो हमें अवश्य बताएं कि आपको कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।